नमस्ते अकेडमी में आप सबों का स्वागत है। पार्ट 1 संसाधन एवं विकास के पार्ट 1 में हमने 1, 2, 3, 4 है ना 4 टॉपिक्स कवर किए थे। सतत विकास, पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21 के लिए हमने ये डिसाइड किया था कि इनके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनेंगे और उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाले जाएंगे। अभी पार्ट 2 में हम संसाधन नियोजन, भू संसाधन, भू उपयोग प्लस संरक्षण, मृदा प्लस वर्गीकरण और उसके संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। संसाधन नियोजन मतलब संसाधनों को प्लान करना, प्लान्ड तरीके से हम लोग संसाधन का उपयोग करें ताकि उससे मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके और भविष्य के लिए भी संसाधनों का है ना इस्तेमाल हो सके अगली पीढ़ी के लिए। तो संसाधन नियोजन क्यों ज़रूरी है, अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ। जैसे राजस्थान में रेतीली भूमि है, वहाँ पर मृदा संसाधन की कमी है, प्लस क्या है वहाँ पर जल संसाधन की कमी है। इसी प्रकार से अगर हरियाणा की बात करें तो वहाँ कृषि तो है लेकिन वहाँ पर उस प्रकार से समुद्री परिस्थितिकी नहीं है, है ना, यानी कि समुद्री संसाधन नहीं है। वहाँ मत्स्य उत्पादन, समुद्री मत्स्य उत्पादन की संभावना नहीं है। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में, असम में, बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, सभी जगह देश में अलग अलग प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन तीनों राज्यों में कोयला, अभ्रक, माइका और भी बहुत सारे संसाधन हैं। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि अगर हमें दिल्ली को बिजली आपूर्ति करनी है ना, तो दिल्ली को बिजली आपूर्ति करने के लिए हमें कोयला कहीं से तो मंगाना पड़ेगा। अगर हम कोयले से बिजली निर्माण करते हैं तो उस कोयले के निर्माण के लिए हमें झारखंड के कोयले की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब झारखंड के कोयले का इस्तेमाल हम दिल्ली को रोशन करने के लिए करेंगे। इसी तरीके से असम में चूँकि पानी बहुत है, पानी ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते ही हैं असम में है, तो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो उस संसाधन का उपयोग हम पनबिजली बनाने में कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम हरियाणा को दे सकते हैं। हरियाणा में जो कृषि संसाधन है, मतलब जो अन्न उपजता है बहुत बहुत मात्रा में, या उत्तर प्रदेश में देखिए खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल हम हो सकता है लद्दाख में करें जहाँ पर खाद्यान्न उपज संभव नहीं है। तो इस तरीके से समुचित और लगभग बराबर के विकास करने के लिए हमें संसाधनों का नियोजन करना ज़रूरी है। मतलब यहाँ का संसाधन वहाँ, वहाँ का संसाधन वहाँ, ज़रूरत के हिसाब से संसाधनों का अलग अलग जगहों में इस्तेमाल करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और इस प्रकार के संसाधनों के प्लानिंग को संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन नियोजन के बाद हम आते हैं भू संसाधन में। तो अब संसाधनों के बारे में तो आप जान चुके हैं कि संसाधन क्या है, वर्गीकरण क्या है, प्रकार, विकास, है ना, और संसाधन के नियोजन के बारे में। अब एक संसाधन के बारे में हम जानेंगे जिसको कि कहते हैं भू संसाधन। भू संसाधन में का अर्थ है भूमि को एक संसाधन के तौर पे देखना। हम जानते हैं कि चाहे वो नदियों का बहना हो या कृषि की उपज हो, है ना, या भवन का निर्माण हो या मानवीय वास स्थल हो, इन सभी के लिए भूमि यानी कि भू संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी में बाकी संसाधनों का अस्तित्व टिका हुआ है। इसलिए भूमि को एक संसाधन के रूप में मानते हुए हम भूमि के संरक्षण और भूमि का सदुपयोग करने के संबंध में, है ना, बहुत सारे प्लान बनाते हैं। इसलिए भूमि एक संसाधन ही नहीं, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो भू संसाधन के बचाव के क्या क्या तरीके हैं, तो सबसे पहले समस्या जानेंगे फिर उसका तरीका जानेंगे। तो भू निम्नीकरण मतलब भूमि के स्तर की गिरावट, स्तर मतलब कि क्वालिटी, है ना, भूमि के क्वालिटी में गिरावट क्यों हो रही है। देखिए, अनियंत्रित निर्माण कार्य होने की वजह से, है ना, कंक्रीट का बहुत ज़्यादा विस्तार होने की वजह से, या कृषि में अत्यधिक, है ना, उर्वरक का इस्तेमाल करने की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है और भी बहुत सारे कारण हैं। तो भूमि के निम्नीकरण से बचाने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं। भूमि संसाधन के अंतर्गत भू उपयोग को हम देखेंगे कि भूमि का किस प्रकार से उपयोग हो सकता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कृषि के लिए उपयोग हो सकता है ना, चारागाह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके निर्माण कार्य में हो सकता है ना, और इत्यादि बहुत सारे उपयोग हैं। आगे हम देखते हैं कि हम लगभग 95% अपने आवास, वस्त्र और भोजन की आवश्यकताओं को इस भू संसाधन से ही प्राप्त करते हैं। उसके बावजूद इसका निम्नीकरण हो जाना
हमारे लिए अत्यंत दुखद और सोच का विषय है, चिंतनीय है। तो इसके निम्नीकरण के और इसके संरक्षण के हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में एक बार जान लें। थोड़े डेटा की बात कर लें। इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो निम्नीकृत हो चुकी है, जिसमें से 28% निम्नीकृत वन है ना, वनों में जो निम्नीकरण हुआ है वो, और इसमें से 56% जो है वो जल द्वारा अपर्दित है। तो इस प्रकार से निम्नीकरण की प्रक्रिया को हमें रोकने की आवश्यकता है। तो भू संसाधन के निम्नीकरण से बचने के लिए या उसके क्या उपाय हैं? तो सबसे पहली बात तो नियंत्रित खनन होनी चाहिए, और खनन के जो व्यवहारिक तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, है ना। इसके अलावा सिंचाई जो है उसको कंट्रोल्ड वे में करना चाहिए। अत्यधिक सिंचाई से क्या होता है कि मिट्टी से पौष्टिकता जो है वो ख़त्म हो जाती है और इसकी वजह से भू निम्नीकरण बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है प्रदूषण बाई उद्योग, मतलब कि उद्योग बहुत से, जैसे सीमेंट उद्योग की बात करें तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का इस्तेमाल होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने में खड़िया पत्थर का इस्तेमाल होता है। इन सब के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है कि उनके जो कण हैं जो धूल बन करके वायुमंडल में फैल जाते हैं, वो जब नीचे ज़मीन पर आते हैं तो एक मोटा लेयर वो बना देते हैं, जिसकी वजह से भूमि की जो जल सिक्तता है यानी कि पानी को सोखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से क्या होता है, भू संसाधन का निम्नीकरण बढ़ता है। तो इस तरीके से और भी उपाय हैं बहुत सारे। नेक्स्ट है मृदा संसाधन। मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सबको संरक्षित करने और पोषित करने के लिए मृदा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। याद रखें, नवीकरणीय मतलब इसका बार बार इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन निम्नीकरण से अगर ये बचा रहे तभी। नेक्स्ट है मृदा का प्रकार। मृदा को वैसे तो विभिन्न स्कॉलर्स के द्वारा अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन आमतौर पे इसको 6 भागों में बांटा जा सकता है या 6 प्रकार के मृदा के रूप में देखा जाता है। पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा वह मृदा है जो नदी के ठीक किनारे पाई जाती है। काली मृदा, यह मृदा ज़्यादातर कपास के फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसका रंग काला होता है और इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा। यह बहुत ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में, वनों में पाई जाती है, जिसमें वर्षा के कारण बहुत ज़्यादा लीचिंग हो जाया करती है। तो यह बिल्कुल भी अनउपजाऊ मृदा के प्रकार के अंतर्गत इसको मान सकते हैं आप। नेक्स्ट है लाल मृदा। लाल मृदा यानी कि इसमें लोहे का अंश होगा, और पीला मृदा लोहे के अंश वाले मृदा के ही जलसिक्त रूप को पीला मृदा कह सकते हैं। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा ऑब्वियसली मरुस्थल में पाया जाता है, जैसे रेगिस्तानों में पाया जाता है, राजस्थान में बहुत है, और भी राजस्थान के अलावा गुजरात में है, कुछ भाग हरियाणा में भी है ना, ये मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट है वन मृदा, मतलब वन में पाया जाने वाला मृदा। मृदा अपरदन। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? जब मृदा का जो ऊपरी लेयर है वो बहुत सारे प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से जब ऊपर का लेयर हट जाता है या कहीं चला जाता है, उड़ जाता है, खिसक जाता है, तो उसे मृदा का अपरदन कहते हैं। जैसे बाढ़ के समय में मृदा का जो ऊपरी लेयर है वो बह जाता है, तो उसे मृदा अपरदन के अंतर्गत ही मानेंगे, या फिर एवालांच में हो सकता है, या फिर मानवीय गतिविधियों की वजह से मृदा का अपरदन होता है। तो इस तरीके से अपरदन एक समस्या है जिसका निदान यानी कि संरक्षण कैसे हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे ढाल वाली भूमि में अगर हम सीधी सीधी कृषि करते हैं तो उससे ऑब्वियसली जब भी पानी आएगा तो मृदा अपरदित हो जाएगी, इसलिए हम सीढ़ीनुमा खेत बनाकर वहाँ पर मृदा के संरक्षण का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अधिक से अधिक वन लगाकर यानी कि है ना वृक्षारोपण करके भी हम मृदा का संरक्षण करते हैं। और भी बहुत सारे उपाय हैं, जब हम लोग सेपरेट मृदा के टॉपिक में आएंगे तो मृदा संरक्षण के बारे में और भी बहुत सारे उपाय करेंगे। वीडियो चूँकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्ते अकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।